नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में इस समय खूब सारी चर्चा चल रही है और वो चर्चा इस बात की चल रही है कि महंगाई कैसे कंट्रोल हो। लोग लगातार कह रहे हैं कि रुपया जो है वो 78 रुपये का, मतलब डॉलर 78 रुपये का 79 और 80 तक पहुंच गया। मेरा मानना है कि लंबे समय से डॉलर वर्सेस रुपए का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ, रुपया कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी कुछ समय से पिछले 2 महीने से रुपया कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है और लगभग 3-4 रुपये कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मतलब हम ये मान के चलें कि मोदी जी के आने के बाद ऑन एन एवरेज 70 से 75 के रूप में रुपया झूल रहा था, लेकिन अभी रुपये की जो वैल्यू है वो 78, 79, 80 रुपये तक पहुंच गई है। अब समस्या ये आती है कि पूरा विश्व ये कह रहा है कि एक भारत अकेला अछूता देश है। जितने इकोनॉमिस्ट हैं संसार के, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के हों, चाहे वो IBRD के हों, चाहे वो फेडरल बैंकों के हों, या जितने इकोनॉमिस्ट संसार के हैं, वो एक स्वर में ये कह रहे हैं कि विश्व में अगर किसी की इकोनॉमी इस समय सबसे सुदृढ़ है तो वो भारत है। और भारत में इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए, रिसेशन का भी बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। अब कंपेयर करना शुरू करते हैं, हम यूरो से कंपेयर करते हैं, हम येन से कंपेयर करते हैं, हम विश्व की दूसरी करेंसियों से जब रुपये को कंपेयर करते हैं तो लगता है कि नहीं वो स्टेबल है या वो करेंसियाँ कमज़ोर हो रही हैं, रुपया मजबूत हो रहा है। लेकिन US डॉलर जो हमारे यहाँ का पैमाना है, हम सभी देखते ही हैं जनरली, और विश्व का भी पैमाना US डॉलर है। US डॉलर उस बात को ऐसे US डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर है। तो केवल डॉलर में ही रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है, बाकी में रुपया कमज़ोर क्यों नहीं हो रहा, बाकी में रुपया मजबूत क्यों हो रहा है? और क्यों इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि भारत बचा रहेगा, भारत इस रिसेशन से बच सकता है। रिसेशन का मतलब है जो मंदी आने वाली है। आपको याद होगा 2004, 5, 6 में बहुत भयंकर मंदी आई थी। लोगों के अरबों रुपए शेयर मार्केट में डूब गए थे और वो मंदी में तमाम लोगों के प्लेसमेंट चले गए थे, तमाम लोगों की नौकरियां चली गई थी, तमाम व्यापार बंद हो गए थे। उससे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन कोरोना में आ गई, लेकिन फिर भी इन सभी सिचुएशन के होते हुए भी भारत बचा हुआ है। और इन्फ्लेशन रेट लगभग भारत की जो मजबूत बड़ी इकोनॉमी है उनमें सबसे कम इन्फ्लेशन यानी कि सबसे कम महंगाई दर अगर किसी कंट्री की है तो वो भारत की है। मैं कहूँ कि आपने देखा कि ब्रिटेन में सरकार चली गई, बोरिस जॉनसन की सरकार चली गई क्योंकि 9.5% से ऊपर महंगाई पहुँच गई। कुछ कंट्री में बांग्लादेश का हालत आप पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे हैं, कैसे प्रदर्शन वहाँ चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ महंगाई 50% क्रॉस कर गई। श्रीलंका में महंगाई 150%, 200% क्रॉस कर गई। पाकिस्तान में महंगाई 100% को क्रॉस कर गई। अब मतलब ये है कि जहाँ 100% महंगाई क्रॉस कर रही, तो हम ये मान के चलेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनसे हमारा कंपैरिजन नहीं है। हम इन कंट्रियों को बहुत छोटा कंट्री मानते हैं और इन कंट्रियों का इकोनॉमी भी भारत से ही कंट्रोल होती है, यानी कि भारत की इकोनॉमी अगर स्ट्रांग रहती है तो इनकी इकोनॉमी भी चलती रहती है। हालांकि बांग्लादेश की इकोनॉमी चूँकि बांग्लादेश भारत के साथ कॉम्पेटेबल था इसलिए ठीक चल रही थी। श्रीलंका जब तक चाइना के साथ कॉम्पेटेबल रहा, इकोनॉमी आपने देखी उनकी कैसी है, और अब वो भारत के साथ कॉम्पेटेबल हो गया है तो उनकी इकोनॉमी को सुधरने के चांस दिखाई देने लगे हैं, जबकि वो लगातार किस स्थिति में पहुंच गए वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम अगर माने तो हम US से कंपेयर करेंगे, हम चाइना से कंपेयर करेंगे, हम रशिया से कंपेयर करेंगे, हम फ्रांस से कंपेयर करेंगे, हम जर्मनी से कंपेयर करेंगे, हम जापान से कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और US से और UK से और US से, कनाडा से। तो US डॉलर छोड़कर बाकी सबसे इकोनॉमी, मतलब बाकी सबसे हमारा जो रुपया है वो मजबूत चल रहा है। अब इसके पीछे का गणित क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि ये जो रुपया कमज़ोर चल रहा है, ये रुपया अपने आप कमज़ोर नहीं चल रहा, ये रुपया कमज़ोर दिख रहा है, एक्चुअली है नहीं। उसका कारण है कि USA की फेडरल बैंक ने अपने यहाँ कुछ परिवर्तन किए हैं और वो बहुत लंबे खेल खेलते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि वहाँ पर कभी जो लैंडिंग रेट था वो 8% था, यानी कि ब्याज दर 8% करेंसी का था, और फिर वो कभी 0% भी लंबे समय तक, मैं समझता हूँ लगभग 7-8 साल 0% रहा। फिर वो धीरे धीरे बढ़ा, कम हुआ। होता क्या है कि US की गवर्नमेंट, और आप जानते ही हैं ना कि वर्ल्ड बैंक USA कंट्रोल करता है,
डेवलपमेंट बैंक के सब यूएसए कंट्रोल करता है और यूएसए का ही परमानेंट उसमें चेयरमैन भी रहता है और वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसीलिए डब्ल्यूटीओ को भी यूएस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अभी उसमें अग्रणी भूमिका में है। कुल मिलाकर इकोनॉमी के मामले में यूएसए पूरे विश्व को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जिस दिन से यूएनओ बना, यूएनओ के बनने के बाद यूएस ने जिस प्रकार ये ऑर्गेनाइजेशनें बनाई तो इकोनॉमिकली वो पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं। हकीकत क्या है कि यूएसए जो 38 देशों की बनी हुई सरकार है, यानी कि मैं कहूँ कि जब वो आज़ाद हुए थे तब उनके पास 13 स्टेट हुआ करते थे, आज की तारीख में 50 स्टेट उनके पास हैं। तो मैं उन 13 को एक स्टेट मानूँ, एक कंट्री मानूँ, और बाकी को मैं बाकी 50 में से 13 निकाल दीजिए तो 37 बचते हैं। तो 37 और एक 38, यानी कि 38 कंट्रियों का समूह, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूएसए कहते हैं। उनके हर स्टेट की अपनी इकोनॉमी है, हर स्टेट की अपनी नागरिकता है, हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट का अपना कानून है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनकी है वो हथियारों को बेचकर अपना काम चलाती है और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डील करते हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी डिफेंस को डील करती है, कम्युनिकेशन को डील करती है। 3 विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं, बाकी सेंट्रल के पास कुछ है नहीं। सेंट्रल उनका कमज़ोर सेंट्रल है। अब लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कैसे बनता है? वो विश्व भर में इसको उससे लड़ाते हैं, उसको उससे लड़ाते हैं, उसका कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं, इसको युद्धपोत भेजते हैं, उसको हथियार देते हैं, किसी को F-16 देते हैं तो किसी को F-18 देते हैं, किसी को इस तरह की मिसाइल तो किसी को उस तरह की मिसाइल। कम्युनिकेशन सिस्टम में वो आगे हैं, मतलब सैटेलाइट सिस्टम में वो आगे हैं, तो उनसे वो स्पेक्ट्रम बेचते हैं और इस तरह का जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो वहाँ की उनकी कमाई है जिससे वो चलाते हैं। अब इसके बावजूद, मतलब ये तो बाहर की बात हो गई कि वो पूरे विश्व की इकोनॉमी, इसीलिए उन्होंने सेंट्रल पॉइंट में जो कन्वर्जन के लिए रखा वो डॉलर रखा। हालांकि जिस समय रिसेशन वहाँ पर 73-74 में आया था, बड़ा खतरनाक रिसेशन आया था, उस रिसेशन के बाद SDR नाम की एक स्पेशल डिपॉजिट राइट्स ऐसे करके वो वो फेडरल बैंक ने वो IBRD ने शुरू कर दी थी, इसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। उसने कहा कि भाई SDR जो है वो उसमें हम बनाएंगे, वही कन्वर्जन का IMF का कन्वर्जन का रेट होता है, तो हम चाहें तो वहाँ US डॉलर ले सकते हैं, हम चाहें तो वहाँ से कोई और करेंसी ले सकते हैं और इंटरनेशनल करेंसी के रूप में SDR ले सकते हैं। ये SDR IMF की अपनी करेंसी है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद US के डॉलर को हम सिस्टम से, इंटरनेशनल मार्केट से नहीं हटा पाए और सबसे ज़्यादा कन्वर्जन अगर किसी से होता है तो वो US डॉलर से होता है। अब US डॉलर ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जो पूरे विश्व की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। अभी जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन वॉर के समय पर रशिया ने भी अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में प्रेजेंट किया और भारत ने भी रुपए में ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको एग्री कर लिया और बहुत सारे देशों ने भारत के रुपए में ट्रांजैक्शन करने के लिए एग्री हो गए। बड़े बड़े कंट्री एग्री हो गए, एटलीस्ट एशिया के कुछ कंट्री, अफ्रीका के कुछ कंट्री तो हो ही गए ताकि हम रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बना सकें। मैंने उस पर एक लेक्चर पूरा बनाया था। और US डॉलर को कमज़ोर करने के लिए रशिया ने भी अपनी करेंसी में ही ट्रांजैक्शन करने का सबको आग्रह किया कि जो उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो रशियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी मानते हुए करें। तो रशियन करेंसी स्ट्रांग होने लगी। इस समय सबसे स्ट्रांग अगर करेंसी इस यूक्रेन वॉर के समय पर हुई तो वो रशिया की हुई। और भारत की करेंसी भी, चूंकि इसका लाभ हमको मिला तो हमने भी उनकी करेंसी के साथ रुपए में ट्रांजैक्शन करने का एग्रीमेंट करवा लिया, तो वो रुपया लेकर हमको हथियार देने को तैयार हो गए। कुछ खड़ी के कंट्री भी रुपया लेने को तैयार हो गए। चूंकि रुपए को लेने को तैयार हो गया रशिया, और रशिया का प्लान यही है कि भारत का रुपया और अगर उनका रूबल स्ट्रांग हो जाए तो US करेंसी कमज़ोर हो जाएगी और US करेंसी का कमज़ोर होने का मतलब US धराशायी हो जाना। और US की जो जान है वो जान उनकी करेंसी में है। तो उनके पास वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ जो उनका फेडरल बैंक है उस फेडरल बैंक में रेट का बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर से 2 चीज़ें, उनके पास एक कमेटी जिसको FOMC कहते हैं, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। अब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ये पता करती है कि वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है कि वहाँ रिसेशन हो रहा है। जब उनको लगे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है यानी कि महंगाई बढ़ रही है तो क्या करते हैं, महंगाई बढ़ रही मतलब प्राइस राइज हो रहा है, तो वो रिकमेंड करते हैं फेडरल बैंक को कि फेडरल फंड्स जो रेट हैं उनको बढ़ा दिया जाए।
फेडरल फंड के रेट बढ़ा दिए जाएं, यानी कि जैसे ही वो फेडरल बैंक के रेट बढ़ेंगे तो फिर डॉलर मजबूत होना शुरू हो जाएगा और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल होगा। जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कंट्रोल होगा। जो बॉन्ड्स हैं लोग तोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड्स जो इंटरनेशनल बॉन्ड रहते हैं वो भी इसमें यूएस डॉलर में रहते हैं। तो भाई जब बढ़ेगा रेट तो वो बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देंगे, अपना पैसा सीधा करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि और रेट अच्छा मिल रहा है और उनके यहाँ फेड बैंक का जो रेट है वो बढ़ा दिया है। अगर उनको ये लगता है, ये हमारे यहाँ भी होता है, हम रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के रूप में लेते हैं कि हमारी जो फेडरल बैंक है यानी कि आरबीआई है वो रेपो रेट तय करती है, फिर रिवर्स रेपो तय करती है, यानी कि वो किस रेट में बैंकों को देगा और बैंकों से वापस किस रेट में पैसा लेगा वापस। तो रेपो रिवर्स रेटो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार इन्फ्लेशन और ये सब होता है, रिसेशन, तो हम भी उसको अपने यहाँ कंट्रोल करने के लिए यही करते हैं। लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है इसलिए उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। हमारी करेंसी का प्रभाव थोड़े से अगल बगल के देशों में पड़ता है जहां हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से करते हैं। तो जब उनके यहाँ रिसेशन बढ़ता है यानी कि उनके यहाँ मंदी आती है तो वो क्या करते हैं कि फेड फंड का रेट डाउन करते चले जाते हैं। फेड फंड का रेट डाउन कर देंगे तो मार्केट में पैसा आ जाएगा और मार्केट में पैसा आएगा तो मंदी को वो लड़ने में सफल हो जाएंगे। ये उनका काम है। इसका मैं आपको एक इतिहास भी बता देता हूं कि उनका इतिहास इस विषय पर क्या रहा। बहुत सारे ऐसे उनके पास हैं, मैं उनका एक की नोट छोटा सा आपको बताता हूं है क्या, कि हम अगर उनका मान के चलें कि 1990 में उनका जो रेट था उसका रेपो रेट, या मैं कहूं कि जो उनके मार्केट रेट थे फंड के, वो 8% हुआ करता था। फिर वो 1990 से 8% से हर साल उन्होंने कभी 0.25% घटाया, आधा परसेंट, 1% घटाया और घटाते घटाते वो 1994 में 3.25% पर आ गए, 1992 में 3% पर आ गए। फिर 92 में फिर से कुछ गड़बड़ हुआ तो उन्होंने क्या किया कि फिर इसके रेट बढ़ाने शुरू करे। जब उनके पास थोड़ा बहुत रिसेशन आया तो फिर वो 3.25% से आते आते फिर से 6% पर पहुंच गए 1995 में, आगे बढ़े। तो ये चीज़ मैं बाकी रेट आपको क्या बताऊं, वो आप प्राइमरी अंडरस्टूड कर सकते हैं। कुल मिलाकर रेट आते आते 2003 में 1% आ गया। 1% 2003 में आ गया, क्योंकि जैसे ही उनको लगा होगा रिसेशन है तो रिसेशन में वो रेट डाउन करते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है उनके यहाँ यानी कि महंगाई बढ़ती है तो रेट बढ़ाते हैं। ऐसा करते करते इन्होंने जिस समय 2008 आया, अब इन्होंने रेट कम करते 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 2008 में 0% हो गया। 2008 से लेकर 2015 तक उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, ना उनको लगा इन्फ्लेशन है ना ही उनको लगा कि रिसेशन है। फिर 2015 से उन्होंने रेट बढ़ाने शुरू किए और बढ़ाते बढ़ाते अभी जो इस समय 2019 में 2% थे, 2019 में उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग थी। फिर उन्होंने रेट कम करने शुरू किए और 2020 में फिर वो 0 पर आ गया। लेकिन यही जैसे ही ये वो आया एपिडेमिक के समय पर आपको याद होगा कि सब कंट्रियों ने अपने यहाँ बैन लगा दिया था, सब कंट्रियों ने अपने यहाँ लॉकडाउन किया। यूएस ने अपने यहाँ कभी लॉकडाउन नहीं किया। इसलिए 2020 से लेकर 2022 तक उनको लगा कि नहीं, हमारा जो ना इन्फ्लेशन बढ़ रहा ना रिसेशन बढ़ रहा, हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि 38 देशों का समूह है वो। 2022 में उसने 0.25% बढ़ाया और 2022 की शुरुआत में कहूँ मार्च से उसने 0.25 पर बढ़ाना शुरू किया और अभी उसने 2022 में जून में 0.75% बढ़ाया था और अभी फिर 8 दिन पहले उसने 0.75% बढ़ाया। यानी कि मैं कहूं कि पिछले एक महीने में 16 जून से लेकर अभी 16 अगस्त आने वाली है, तो इन दोनों में 2 महीने में आपने देखा होगा कि यूएस डॉलर जो है वो उसके मुकाबले रुपया कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इन्होंने 1.5% सीधा बढ़ा दिया। अब इनका जो रेट है इस समय, जो फेडरल रेट है वो 2.25% है। आप सोचो कि 0.75% मई में था, 0.75% मई में था और 1.5% बढ़ाकर 2.25% बढ़ा दिया। यानी कि अपने यहाँ की महंगाई को कंट्रोल करने के उद्देश्य से उन्होंने फेडरल रिजर्व रेट बढ़ा दिया। फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाने का नतीजा ये निकला कि पूरे विश्व से जिनके पास बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स उन्होंने कैश करवाने शुरू कर दिए। इसलिए
पूरे विश्व की करेंसी में यूएस डॉलर अपने आप को मेंटेन कर रहा है। वो जानते हैं कि हम इकोनॉमी पर ही चलते हैं, हमारे पास कोई राष्ट्रवाद, कोई उनके यहाँ ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम राष्ट्रीय लोग हैं, हमारा ये, उनका सिंपल रूल है कि वो इकोनॉमी कैसे देखेंगे। उनका मानना है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हम स्ट्रांग हैं, इकोनॉमी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दसियों लाख लोग उनके मर गए इस एपिडेमिक में, कोरोना में, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई इसके चक्कर में, लेकिन बाइडन आए, बाइडन ने भी चाहे किसी प्रकार का एपिडेमिक हो, मर जाने दीजिए दसियों बीसियों लाख लोग, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है इकोनॉमी स्ट्रांग तो हम स्ट्रांग, और जो लोग बचेंगे वो स्ट्रांगली रहेंगे। तो उन्होंने अब 2.25% आया, जबकि 1.5% अभी बढ़ाया उन्होंने पिछले, मैं कहूँ पिछले 1.5 महीने में। तो मई की बात कर लीजिए कि 5 मई 2022 को 0.75% था, 0.75% किया, उससे पहले 0.25% था। अगर मई से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा 2% उन्होंने फेडरल रिजर्व रेट बढ़ा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस ने डॉलर को मेंटेन करने के लिए या अपने यहाँ इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए कर दिया। हालांकि 38% इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड के जो रेशियो है, वो 38% संभावना ये है कि ये रेट बढ़ाने की वजह से यूएस भयंकर रिसेशन में जा सकता है। और अब यूएस रिसेशन में जाएगा तो क्या करेगा? रिसेशन में जब जाते हैं तो रेट कम होते हैं, जबकि वो बढ़ा रहा है, तो कुछ उनके दिमाग में होगा। लेकिन इधर रुपया कमज़ोर होता दिख रहा है। हकीकत में रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है। रुपया संसार का एक ऐसा करेंसी है जो सबसे मजबूत दिखाई पड़ रही है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर करेंसीज। ये पीछे से इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है। अब दूसरी बात ये आती है कि हम कैसे पता करें कि भारत में महंगाई है, भारत में बड़ी परेशानी है। तो कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ काउंट की जाती है वो ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन होती है, कि जीडीपी कितनी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी डबल डिजिट के फोरकास्ट हैं। अब इस वर्ष के फोरकास्ट हैं कि लगभग 14% बढ़ेगी, जबकि हमारा इन्फ्लेशन लगभग 7% के लगभग है। यानी कि महंगाई 7% लेकिन ग्रोथ 14%। आपको 100 रुपये आपकी जेब में हैं तो आपकी ग्रोथ 14% होने के बाद 114 रुपये हो जाएंगे, जबकि जो सामान आप 100 रुपये का खरीदते थे वो 107 रुपये का खरीद पाएंगे। 7% इन्फ्लेशन आया तो 7% महंगाई बढ़ी और 14% ग्रोथ बढ़ी, यानी कि तब भी हमारी जेब में कुछ रुकने वाला है। हम घाटे में नहीं, खा पी के मौज करके भी हम स्टेबल रहने वाले हैं। भारत में रिसेशन का पूरा विश्व ये कह रहा कि इस रिसेशन का प्रभाव सबसे कम अगर किसी कंट्री पर पड़ेगा तो वो भारत है। उसका कारण है भारत की सरकार बड़ी सुदृढ़ता से देख रही है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज बांटने वाला फार्मूला बता दिया, अगर हम वो भी रोक पाए तो निश्चित तौर से भारत की ग्रोथ 20% के लगभग हो सकती है, नहीं 13, 14, 12% तो रहने वाली है और इन्फ्लेशन भी कम रहने वाला है। ये तभी हो सकता है जब केजरीवाल जैसे लोगों को रोका जा सके। और अगर देश मजबूत है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देश मजबूत है तो फिर आपको मरने नहीं देगा कोई। देश मजबूत था इसलिए कोरोना में मरने नहीं दिया। अगर देश मजबूत ना होता और उसने पैसे पहले ही बांट रखे होते तो केजरीवाल की तरह हम कोरोना के टाइम पर सैलरी देने के लिए तरस रहे होते तो लोगों को खाना पानी की व्यवस्था कैसे करते? केजरीवाल भी खाने पानी की व्यवस्था केंद्र सरकार ने जो दिया उसी को उसने बांटा। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे बहुत मदद हो रही हो। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग जो दिल्ली में थे उनको भी दिल्ली से बाहर निकाल दिया। इसलिए इस प्रकार के लोगों को अगर हम रोक पाए और कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत कर पाए तो सरकार ऐसी रहती है कि वो सबकी मदद कर सकती है। लेकिन अगर हमने खा पी कर बराबर कर दिया और सरकार के पास भी पैसा ना बचा तो फिर श्रीलंका की तरह सिचुएशन हो सकती है, बांग्लादेश की तरह हो सकती है, पाकिस्तान की तरह हो सकती है, यमन की सिचुएशन बड़ी ख़राब आ रही है। ऐसे कई कंट्रियों की, अर्जेंटीना की उधर से बड़ी ख़राब खबर आ रही है। ऐसे बहुत सारे देशों की, ऐसा कहते हैं कि 60 से ऊपर देश ऐसे हैं संसार के जो अपनी इकोनॉमी खो चुके हैं, जिनकी जो इन्फ्लेशन है वो 20% के ऊपर जा चुका है। मतलब भारत अभी बचा हुआ है। रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। जय हिंद। मैं एक बात ध्यान रखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं जो समझ पाता हूँ, मेरी टीम जो निकाल पाती है, जो समझा पाती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप इस पर रिसर्चें कर सकते हैं, उनकी रिपोर्टें देख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल साफ पता लग जाएगा कि कैसे हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।